चलिए हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। एल्कोहल को प्रिपेयर करने के हमारे पास वैसे तो देखा जाए तो मेनली 3 तरीके हैं। सबसे पहला है फ्रॉम एल्कोहल और दूसरा है हाइड्रोकार्बन, तीसरा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो सबसे पहला जो मेथड है वह है फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में 2 मेथड होंगे, फ्रॉम एल्केन और दूसरा है फ्रॉम एल्कीन। इसी तरीके से जो तीसरा मेथड होगा वो होगा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें 2 मेथड हो गए, प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड RI प्रिपेयर करना एंड प्रिपरेशन ऑफ RF। ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड। एक एक करके सारे मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंक है क्या? इंक देना। सबसे पहले हम एल्कोहल एल्कोहल की प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल नहीं है ना, हेलो एल्केन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बेटा एल्कोहल से हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला मेथड एल्कोहल से प्रिपेयर करना, फिर हाइड्रोकार्बन से। ठीक है। फ्रॉम एल्कोहल आइए एल्कोहल से हम RX प्रिपेयर करने की कोशिश करें। इससे पहले कि एल्कोहल से RX प्रिपेयर करें, सबसे पहले एल्कोहल की रिएक्टिविटी हमें समझ लेना चाहिए कि आखिर एल्कोहल रिएक्शन कैसे करता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्टिविटी के बारे में बात करोगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन 3 डिग्री एल्कोहल करता है। ओके, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ पहले कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो बेंजाइल होता है। बेंजाइलिक एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर अलाइलिक एल्कोहल रिएक्टिविटी अलाइलिक का ज़्यादा होगा। फिर 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल और फिर 1 डिग्री एल्कोहल। ये इसकी रिएक्टिविटी है। किसी भी एल्कोहल की रिएक्टिविटी को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो एल्कोहल से OH को हटाने पर कार्बोकेटायन कितने डिग्री का बनता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताएगा स्टेबिलिटी ऑफ या फिर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल को। जो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उसका एल्कोहल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इस बात को ध्यान देंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहता कि कार्बन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे लगाया है OH, ये एक एल्कोहल है। क्या ये मिथाइल एल्कोहल है? ठीक है। अगर इसी मिथाइल एल्कोहल के बदले मैं 1 डिग्री एल्कोहल बनाने की कोशिश करता तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो जाता। और अगर मैं यहाँ पे एक और CH3 लगा करके कुछ इस तरीके से H और यहाँ पे OH रखता तो ये कितनी डिग्री एल्कोहल होता? 2 डिग्री एल्कोहल। और यहाँ से फिर से एक बार CH3C, CH3, CH3 और OH रखता, ये बताओ कितनी डिग्री एल्कोहल बेटा? टर्शियरी एल्कोहल। मैं इन सब का कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करता हूँ। इसका रिस्पेक्टिव कार्बोकेटायन ये बनेगा। अगर इससे OH माइनस निकाल लोगे तो इसका कार्बोकेटायन ये बना। इससे OH माइनस निकालोगे तो इसका कार्बोकेटायन बेटा क्या बनेगा बताइए? ये पॉजिटिव चार्ज ये बना है ना। इसका कार्बोकेटायन बताइए कितनी डिग्री का बनेगा? 2 डिग्री। इसका कार्बोकेटायन कितने डिग्री बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा इसका। ये है आपका मिथाइल कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन और ये कौन से डिग्री कार्बोकेटायन हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं क्या? अब ये जो कार्बोकेटायन बना है इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल बताओ कौन सा है? आप कहेंगे अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन दिखा, उसके बाद कौन सा बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद 1 डिग्री और फिर मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल है। इंटरमीडिएट अगर ज़्यादा स्टेबल है तो उसका रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट बहुत कम स्टेबल होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 2 लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया, हो सकता है उसमें क्या, मान लो ए और बी है, ए और बी है। अब हमें इसके बारे में पता करना है कि इन दोनों का जो बॉन्ड है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है या कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बात को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों को अलग करना होगा। जब हमें ये पता करना पड़े कि किन्हीं 2 लोगों के बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होता है या कितना स्टेबल है, तो हमें सबसे पहले उनको अलग करना पड़ता है। अगर मैंने इनको अलग कर दिया तो मान लो ए को अलग कर दिया तो ए प्लस आ गया, बी को अलग यहाँ से हटा दिया बी माइनस करके। अब ए प्लस जो है वो एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है ना। इस ए प्लस को पता करना होता है कि ये ए प्लस स्टेबल है या अनस्टेबल है। मान लो एक सुंदर कन्या मेरी गर्लफ्रेंड है, अब उसके जाने की वजह से मुझे दुख होता है या नहीं होता है, इससे पता चलेगा कि हम दोनों का रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। दूर से देखने में हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, घूमने टहलने जा रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, हाँ यार ये इन दोनों की जोड़ी देखो बहुत अच्छी, कितने खुश हैं दोनों। अब खुश हैं या दुखी हैं, इस बात को पता करने के लिए हम दोनों में से कोई ऐसा हो जो हम दोनों का ब्रेकअप करा। तुम तो सीरियस हो गए बेटा इस बात को लेके। सोचो अगर वो मेरी ज़िंदगी से चली जाए, उसके बाद मेरी हालत देखो। अगर मैं देवदास बन जाऊं, तो देवदास बन जाऊं अगर, तो इसका मतलब उसके मेरे साथ रहने से मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल था और उसके जाने से मैं क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। और उसके जाने से मैं पार्टी कर रहा हूँ कि चलो एक बला टली। ऐसा भी तो हो सकता है कि चलो एक चुड़ैल से पाला छूट गया। अगर उसके जाने से मैं स्टेबल फील कर रहा हूँ, इसका मतलब उसके साथ कैसा था, अनस्टेबल। और अगर उसके जाने के बाद मैं अनस्टेबल हुआ तो उसके साथ स्टेबल था। तो अब इधर बस देखो, OH के साथ ये पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है, ये वैसे तो पता नहीं चलेगा। क्या करना होगा, OH को हटाना होगा। जैसे मैंने OH को हटा दिया, बताओ इसका कार्बोकेटायन स्टेबल हुआ या अनस्टेबल? तो बताओ ये क्या रहा होगा, अनस्टेबल। और जो अनस्टेबल होता है वही तो रिएक्शन करता है। तो क्या ये रिएक्टिव होगा या ये रिएक्टिव होगा? ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। कैसे पता चला ये अनस्टेबल है? OH को जाने के बाद उसका 3 डिग्री हमने कार्बोकेटायन देखा, ये बहुत स्टेबल फील कर रहा था अपने आप को, इसका मतलब साथ में स्टेबल नहीं रहा होगा। तो आपने कहा कि ये अगर स्टेबिलिटी, अगर आपको कभी भी रिएक्टिविटी पता करना है, अगर आपको कभी भी रिएक्टिविटी पता करना है तो आपको उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, 3 डिग्री, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर ये। क्या ये बात क्लियर हुई? आगे से जब भी कभी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करना होगा तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कार्बोकेटायन आपका कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन जहाँ बन जाएगा वहाँ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा आ जाएगी अल्कोहल की। अब फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान देना बेटा, अगर कभी आपने कोई सस्ती बुक नहीं पढ़ी है, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है क्या, हाँ या ना? अब बताओ कितने डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, ये कितने डिग्री बेंजाइल अल्कोहल है? 3 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल। आपने कहा ये सर 3 डिग्री बेंजाइल है। अगर मैं यहीं पे 2 डिग्री बेंजाइल बनाता तो आप क्या कहते हैं, ये OH है क्या, ये 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, ये सुनो, ठीक है। अब इसके बाद आता है रिएक्टिविटी की मैं बात बता रहा हूँ बेटा, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बताओ कौन सा होगा, जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं इसको हटा देता OH को, तो यहाँ पे एक कार्बोकेटायन आया था, वो कार्बोकेटायन प्लस पहले तो 3 यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है और दूसरे 3 रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। तो इसके पास 3 रेजोनेंस है और 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये बहुत ज़्यादा, दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये माना जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हुआ, तो क्या इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी?
तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद ये होगा, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ बहुत सारी जगहों पे अक्सर ये गलती टीचरों से भी होती है और स्टूडेंट से भी होती है कि इन दोनों में वो समझ जाते हैं कि बेंजाइल का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने अभी भी लिखा दिया कि बेंजाइलिक की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद 3 डिग्री इधर लिखा हुआ। लेकिन बेंजाइल में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजाइल को पता करना होता है। जब 3 डिग्री बेंजाइल की बात आए, 1 डिग्री बेंजाइल की बात आए और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात आए, उस केस में 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और बेंजाइल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इस वजह से रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी और इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये किसकी रिएक्टिविटी की बात हुई? अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात हुई। तो इस तरीके से आप अल्कोहल की रिएक्टिविटी को मेरे ख्याल सब तक समझ गए होंगे। फिर से बताओ, किसी भी अल्कोहल का कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो अल्कोहल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल, अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव, इसे नोट कर लिया। अब एक और बात है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड या HX मान लो। अगर मैं आपसे कहता कि रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो HX में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है HI। क्यों? क्योंकि HI का बॉन्ड सबसे आसानी से टूट जाता है और इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर क्या होगा? HBr और फिर HCl। HF की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। अगर HF की रिएक्टिविटी की बात करोगे तो HF की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ये रिएक्टिविटी है। आइए फिर इसका रिएक्शन कराते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो आपके पास अल्कोहल है, आपके पास ROH, आपके पास एक अल्कोहल है और आपने उसका रिएक्शन HX के साथ करा दिया, तो ROH और HX आपस में मिलकर के H2O बनाएंगे बेटा। यहाँ से H2O निकल गया और क्या बना? RX। RX आपका प्रोडक्ट बन गया। ये जो RX बनाना है, इस RX को बनाने के लिए अभी हम पहले क्लोराइड बनाएंगे, फिर ब्रोमाइड बनाएंगे और फिर आयोडाइड बनाने की कोशिश करेंगे। एक एक करके पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए बात कर रहा हूँ। देखो बेटा, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास है, मान लो CH3 OH, और आपने इसका रिएक्शन HX के साथ यानी HCl के साथ करा दिया, तो आप बड़े आराम से इसका रिएक्शन करा करके इसको CH3CH3CH3Cl बना सकते हो। 1 डिग्री के साथ आसानी से हो गया। सेम ऐसे ही 2 डिग्री के साथ हो जाएगा। देखो HCH3OH और आपने इसका रिएक्शन HCl के साथ करा दिया और फिर आपने देखा कि ये CH3CH3HCl बन गया। 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ तो बहुत ही आसानी से रिएक्शन हो जा रहा है, लेकिन 1 डिग्री के साथ इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम होती है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ CH3CHOH प्लस HCl, तो क्या ये रिएक्शन होगा बेटा? रिएक्शन नहीं होगा। इस रिएक्शन को कराने के लिए आप यहाँ पे ZnCl2 का यूज करोगे। किसका यूज? ZnCl2 एक कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट इसको वापस से एक्टिव कर देगा, फिर जाके रिएक्शन हो पाएगा। अगर अभी तक आपने क्या ZnCl2 का यूज किया था? नहीं किया था, लेकिन अब आप ZnCl2 का यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि 1 डिग्री की रिएक्टिविटी बहुत कम है। अगर मैं यहीं पे मिथाइल अल्कोहल यूज करता तब भी तो आप ZnCl2 का यूज करते कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि मिथाइल की रिएक्टिविटी तो और कम है। देखो HCHHOH, और अब आपने इसका HCl के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराया तो नहीं हो पाएगा, बल्कि आपको क्या करना होगा? ZnCl2 का इस तरीके से। ये देखो, क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? अगर आपको रिएक्शन कराना है तो ZnCl2 का यूज करना पड़ेगा, लेकिन कौन सी डिग्री अल्कोहल के लिए? प्राइमरी और मिथाइल के लिए। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब ब्रोमीन की बात करोगे तो ब्रोमीन के लिए भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्राइमरी के केस में ZnBr2 की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रोमीन के केस में भी, क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्या है?
ज़्यादा है। HCl की भी रिएक्टिविटी कम है, 1 डिग्री की भी रिएक्टिविटी कम है, दोनों की रिएक्टिविटी कम है, तो रिएक्शन कराने के लिए हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर किसी एक की भी रिएक्टिविटी ज़्यादा हुई तो भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नोट करेंगे इसको। आयोडीन के लिए तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा रिएक्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यील्ड आयोडीन पे मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ब्रोमीन अगर आप बनाना चाहते हैं तो ब्रोमीन बनाने के लिए आपको एक सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे NaCl वैसे NaBr सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर आपके पास अल्कोहल है, उस अल्कोहल का रिएक्शन कराना है, आप इसका रिएक्शन NaBr के साथ कराओगे, और जब NaBr के साथ रिएक्शन करा रहे होगे तो उस टाइम कैटलिस्ट का काम कौन करेगा? H2SO4। H2SO4 कैटलिस्ट का काम करेगा। आप सोच रहे हैं ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, तो इसका स्टेप मैं लिख देता हूँ। NaBr पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन किया होगा और उससे बनाया होगा Br- या HBr बनाया होगा। ठीक है, Br- या HBr बनाया होगा, और एक सोडियम आके इसको रिप्लेस किया होगा, तो क्या बना होगा? NaHSO4 बनाया होगा। ठीक है, फिर बाद में यही HBr आकर के ROH के साथ रिएक्शन किया होगा, HBr, और आपने देखा कि HBr के रिएक्शन से क्या हो जाएगा? RBr बन जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा? H2O बन जाएगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि जो फाइनल रिएक्शन हुआ, फाइनल रिएक्शन ROH प्लस NaBr में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है? एक तो ये बन रहा है प्रोडक्ट, क्योंकि HBr तो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर ऐड करोगे तो। एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। टोटल 3 प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। पहला प्रोडक्ट क्या होगा? RBr। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? NaH। दूसरा प्रोडक्ट हो गया आपका NaHSO4, और तीसरा प्रोडक्ट क्या होगा? H2O। तो ये आपके स्टेप्स हैं कि किस स्टेप में रिएक्शन हुआ रहा है, ये आपका फाइनल स्टेप। आइए फटाक से एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इस वाले क्वेश्चन का फटाक से आंसर दे दो मुझे। बताओ प्रोडक्ट क्या बना? बताओ बेटा, जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास। अब आप सोच रहे सर OH की जगह Br लगता है, लेकिन हमारे पास तो 2 OH है। कौन से OH की जगह Br लगेगा? इस वाले OH की या इस वाले OH को? ऊपर वाले के साथ। यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला जो OH है ये डायरेक्ट sp2 आयोडाइज कार्बन यानी बेंजीन के साथ जुड़ा है। बेंजीन के साथ जुड़े हुए OH को इतनी आसानी से हटा नहीं सकते हो, इसलिए सिर्फ एक ही OH हटेगा, और वो कौन सा वाला है? J वाला। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2Br, और यहाँ पे OH लगा देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट से ज़्यादा मतलब है, साइड प्रोडक्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपने साइड प्रोडक्ट NaHSO4 और H2O अगर आपने नहीं भी लिखा है ना बेटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेन प्रोडक्ट से मतलब है। क्या बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2CH OH प्लस NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बताओ, कम ऑन, कितना आसान है? क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे OH की जगह क्या लगेगा? Br लग जाएगा। तो CH3 डबल बॉन्ड CH2Br और बना NaHSO4 प्लस H2। कितना आसान है ना ये? इधर इरेज करूँ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो बताओ ZnCl2 की ज़रूरत कब पड़ेगी, कितने डिग्री के लिए?
मिथाइल और 1 डिग्री के लिए। अगला जो सवाल है हमारा, हम इसी अल्कोहल, हाँ बेटा कहाँ पे बेटा, ठीक है। अब अगला हमारा जो रिएक्शन है इसी अल्कोहल का तीसरा पोर्शन, अगर आपके पास ROH है और इसका रिएक्शन आपने PX3 के साथ कराया, PX3, X यहाँ पे दो चीज़ें हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन के केस में हम ये रिएक्शन नहीं करा सकते किसी भी हाल में। तो ROH प्लस PX3, इस केस में आपको 3 मोल ROH लेना पड़ेगा, तो RCl RX 3 मोल RX बन जाएगा, अब प्लस यहाँ पे OH और यहाँ पे P, तो क्या POH का होल थ्राइस हो जाएगा, 3 OH यहाँ से निकलेगा और तीनों इस P के साथ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा POH का होल थ्राइस। ज़्यादातर बुक में इसे H3PO3 के नाम से लिखा हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा है, H3PO3। हाँ, अब जैसे मैंने लिख दिया 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 C CH3 OH H प्लस PCl3, बताओ बेटा क्या प्रोडक्ट बना, 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 C CH3 H और Cl, ये बन गया ना, वेरी गुड। अगर मैं यहीं पे ऐसे लिख देता CH3 C CH3 CH3 OH प्लस PBr3, बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बनता, कितना मोल लेना पड़ता इसको, इसका 3 मोल लेना पड़ता, और इससे बन जाता 3 मोल ऑफ CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे आया Br, ठीक है ना, आसान था। अच्छा, PCl3 के साथ साथ PCl5 का भी यूज कर सकते हो, जैसे ये ROH का रिएक्शन आपने PX5 के साथ यूज किया, किसके साथ बेटा, PX5, या PX5 की जगह आप PCl5 लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। यहाँ पे X की जगह मैंने क्लोरीन PCl5 के साथ इसका रिएक्शन। अब देखना बेटा, इस केस में क्या होगा कि एक Cl तो इस R के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCl प्लस बचे कितने Cl, 4, एक Cl आएगा इस H के साथ और बनाएगा HCl प्लस यहाँ से एक P बचा और यहाँ पे 3 Cl बचा, तो क्या हो जाएगा POCl3, तो आपका ये प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा। तो आप एक बार देख लें, फिर से देखता हूँ, CH3 CH2 OH प्लस PCl5, बताओ बेटा क्या बना, CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस POCl3। एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन, सबसे बेहतरीन रिएक्शन यही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास अल्कोहल है और आपने इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दिया, ध्यान दो, किसके साथ, SOCl2, इसे हम लोग थायोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बना ROH RCl बन गया, दूसरा बनेगा SO2 और तीसरा बन गया HCl। ये सबसे बेस्ट मैं क्यों बता रहा हूँ तरीका, क्योंकि HCl गैस बन के उड़ जाएगा और SO2 भी गैस बन के उड़ जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ क्या, RX। अगर आपने इस रिएक्शन को ओपन कंटेनर में कराया है, तो ओपन कंटेनर में ये वाला पोर्शन, ये दोनों उड़ जाएंगे, बचेगा क्या, RCl, सिर्फ RCl है जो बचेगा, और आप कहोगे भैया वही तो हमें चाहिए था, क्या ये प्योर फॉर्म में मिल जाएगा आपको, बाकी सब में प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है, सब में कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट साथ में और ऐड हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, ये प्योर फॉर्म में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा, हाँ या ना, तो ये है, ये अकेला है जो रिएक्शन है जो प्योर फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा, नोट करें इसको। हाँ
नहीं होगा, आगे रिएक्शन नहीं होगा। ये अब यहाँ पे अगली बार जब रिएक्शन करा रहे हो ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर देना होगा। 300 एटीएम प्रेशर और 623 डिग्री टेम्परेचर देना होगा, तब जाके अगला रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो हम तो नॉर्मल कंडीशन पे करा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि एल्कोहल की मदद से RX कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको SOCl मतलब HCl के साथ रिएक्शन कराना सिखाया था। HCl की रिएक्टिविटी कम है और 1 डिग्री की रिएक्टिविटी कम है, तो इसलिए 1 डिग्री और मिथाइल के साथ HCl का रिएक्शन करते समय ZnCl2 का यूज करते थे। लेकिन सोचो ज़रा कि अगर रिएक्टिविटी है, प्रॉपर रिएक्शन हो रहा है, जैसे HBr की रिएक्टिविटी होती है और 2 डिग्री और 3 डिग्री की भी रिएक्टिविटी अच्छी है, क्या उस केस में हमें ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी, उस टाइम पे नहीं होगी। नॉर्मल केस में होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। फिर मैंने दूसरी बार मैंने कहा कि ठीक है, हम चाहें तो NaBr के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन NaBr के साथ रिएक्शन कराते समय H2SO4 कैटलिस्ट की काम करेगा। मैंने स्टेप भी आपको बता दिया कि स्टेप किस तरीके से काम करता है। और फिर जब मान लो कभी बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो कभी NaBr नॉर्मल कंडीशन पे बेंजीन से OH को नहीं हटा पाता। इसलिए मैंने इस रिएक्शन में जब मुझे Br लगाना था, तो Br मैंने यहाँ पे नहीं बल्कि कहाँ पे लगाया, इस वाले कंडीशन पे लगाया। क्या ये बात क्लियर हुई? अब आप सोच रहे हो कि इसका मतलब ये हुआ कभी नहीं हटाया जा सकता। क्या हटाया जा सकता है? अगर मैं यहीं पे टेम्परेचर को 623 डिग्री केल्विन कर देता और प्रेशर 300 एटीएम, 300 एटीएम मजाक नहीं होता है। आपका जितना वेट है इस टाइम पे, उसका 300 गुना ज़्यादा वेट। इस टाइम पे जो आपका प्रेशर है वो कितना प्रेशर है? 1 एटीएम। इतने में आप परेशान हो रहे हो। 300 एटीएम, इसी का 300 गुना ज़्यादा। मजाक है क्या? इतना प्रेशर मेंटेन कर पाना इतना आसान होता है? नहीं। तो यानी कि मिला जुला के हम कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन पे बेंजीन से अल्कोहल को नहीं हटाया जा सकता। फिर मैंने PX3 के साथ रिएक्शन कराया, तो उस टाइम पे उसके 3 मोल लिए, और जब PCl5 के साथ रिएक्शन किया तो एक अकेले मोल से काम हो गया। सबसे बेस्ट जो तरीका था वो क्या था? ROH के SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ मैंने देखा कि सबसे बेस्ट तरीका था। क्यों? क्योंकि ये गैस बन के बाहर निकल जा रहा था, ये गैस बन के बाहर निकल जा रहा था, और सिर्फ यही बन रहा था। ठीक है ना? अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन और एल्कीन से किस तरीके से HX को प्रिपेयर करें।